नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गांव घर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी योजनाओं के विषय में बताया जाता है, रोजगार सृजन के विषय में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, नए अवसरों के भी विषय में बताया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में और देखते हैं एक रिपोर्ट। 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू हो गए हैं। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं और दंड पर आधारित ब्रिटिश कालीन गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों से मुक्ति दिलाते हैं। दरअसल लगभग 160 साल पुराने कानून में ढेरों खामियां थी, वे समय के अनुरूप नहीं थे और लंबे वक्त से देश में नए कानूनों की जरूरत महसूस हो रही थी। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल की और लंबे मंथन और चर्चा के बाद सरकार ये कानून लेकर आई। तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद से मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सहमति दी। संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों कानूनों को ऐतिहासिक बताया। किसी दबाव या प्रभाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 3 नए कानून लागू होने के बाद अब ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। तो अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह का कानून है, जिसके तहत सरकार की आलोचना के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार तो सुरक्षित ही है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नए कानूनों की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में शिकायतकर्ता का उत्पीड़न न हो और साथ ही कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो। अभी आप देख रहे थे एक रिपोर्ट और आइए अब देखते हैं एक साक्षात्कार। आज हम जिस खास विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, जिनका नाम है मनोज कुमार पांडे जी, जो कि पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भारतीय आपराधिक कानून व्यवस्था में जो नए बदलाव हुए हैं, वो बदलाव लाने का क्या मुख्य कारण है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत सदियों से चली आ रही है, लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो 18वीं शताब्दी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है वो कोडिफिकेशन किया गया तीनों लॉ का, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो वो जो कोडिफिकेशन हुआ लॉ का, नए लॉ का इंडिया में, वो जो है अंग्रेज़ों ने अपने देश ग्रेट ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए वो कोडिफिकेशन किया। जो लॉ वहाँ प्रिवेलेंट थे उसी को भारत में जो है उसी को मॉडिफाई करके लागू किया गया। और भारत की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, जोग्राफिकल कंडीशन काफ़ी डिफरेंट थी। तो वो कानून आया तो कुछ तो बदलाव आया, लेकिन वो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है वो समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कानून जो है थोड़ा कुछ कानून इरिलेवेंट होता चला गया। तो इसके मद्देनज़र जो है हमारे कानून व्यवस्था में कुछ जो है बदलाव करने की आवश्यकता बहुत दिनों से, बहुत सालों वर्षों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वो बदलाव जो है संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये एक अच्छा प्रयास रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो है पार्लियामेंट में बिल ला के और इस कानूनों को जो है चेंज किया गया, ताकि जो है लिटिगेंट्स को स्पीडी न्याय मिल सके और जो है ये हो सके। अब जहाँ तक सवाल है कि क्या क्या बदलाव किए गए इंडियन पिनल कोड और CRPC और इसमें, तो अब जो है इनका नामांकन नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। जो भारतीय न्याय
जो इंडियन पीनल कोड था अब उसको जो है भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया 2023। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 का नाम दिया गया, और जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय साक्ष्य संहिता का नाम दिया गया। और इस तरह से इंडियनाइज करने की कोशिश की गई लॉ को, ताकि वो जो है इंडियनाइज किया जा सके लॉ को। लेकिन उसमें जो है बदलाव तो हुए, लेकिन बहुत मेजर बदलाव नहीं हो पाए। हाँ, बहुत से जो है लिटिगेंट फ्रेंडली बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब 1800 ईस्वी थी और उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस वक्त हमारे देश में जो कानून आया वो लॉर्ड मैकाले की देन थी, और उन्होंने इंग्लैंड और ब्रिटेन के हिसाब से, उसकी सुविधा के हिसाब से कानून बनाया। तो आइए सर से जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता क्या है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो है, जो कि पहले इंडियन पीनल कोड के नाम से जानी जाती थी, और 1 जुलाई 2023 से भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 इम्प्लीमेंट की गई है हिंदुस्तान में। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो कानून, जो अपराध होते हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, उसके पनिशमेंट का प्रावधान जो है वो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है कि कोई भी अपराध का क्या पनिशमेंट होगा, और अपराध की श्रेणी दी गई है। और भारतीय न्याय संहिता में जो है एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो भी ऑब्सोलीट और जो भी इरिलेवेंट सेक्शंस थे, जो कानून जो है, जो पनिशमेंट या जो अपराध जो है वो ऑब्सोलीट हो चुके थे, उनको डिलीट कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य संहिता क्या है? भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, और भारतीय साक्ष्य संहिता जो 2023 जो इम्प्लीमेंट हुई 1 जुलाई 2024 से। तो ये जो है भारतीय साक्ष्य संहिता में एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि मैं किसी भी क्रिमिनल या सिविल केसेस में साक्ष्य कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है किसी भी मैटर को डिसाइड करती है साक्ष्य के आधार पे। लिटिगेंट केस फाइल करते हैं, जिन पे केस फाइल होता है वो अपना जवाब दाखिल करते हैं, लेकिन कोर्ट को तो साक्ष्य चाहिए। सब तो लिटिगेंट अपनी बात कहेंगे, और जो अपोजिट पार्टी हैं जिन पर केस हुआ है वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन हाउ कोर्ट विल कम टू द कंक्लूजन कि कौन सही है कौन गलत है। इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और साक्ष्य जो है वो लिटिगेंट भी प्रस्तुत करते हैं और जिन पे केस हुआ है वो भी प्रस्तुत करते हैं। और जब साक्ष्य का मिलान किया जाता है और कोर्ट को जो उचित लगता है उसके आधार पे वो अपना जजमेंट और ऑर्डर डिलीवर करती है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लिटिगेशन में, कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी केस को सही ढंग से निष्पादित करने के। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विषय में सर, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं? आने वाले समय में इसका हम कैसे लाभ उठा पाएंगे? देखिए मधुलिका जी, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो पहले जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करती थी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है वो अपराध की श्रेणियों का वर्णन दिया गया है कि कोई भी अपराध की श्रेणियाँ या अपराध के जो है प्रोसीजर दिया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है किसी कोर्ट में कैसे चलाई जाएगी, एक्यूज्ड को जो है कैसे उसका ट्रायल किया जाएगा, कैसे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, कैसे उसका जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है उसका स्टेप बाय स्टेप जो है वर्णन जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे उसकी अपेक्षा इसमें भी कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का दिया गया है कि भाई ट्रायल में जो है अगर कोई उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, चाहे एक्यूज्ड हो या कॉम्प्लेनेंट हो या कोई लिटिगेंट हो, इन्फॉर्मेंट हो, तो वो जो है या कोई विटनेस हो, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो है उसकी उपस्थिति जो है कोर्ट में दर्ज कराई जा सकती है और उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर को जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है और कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं। अनडाउटेडली इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत ही अच्छी जानकारी। हम किसी भी चीज़ को तभी फॉलो कर पाएंगे या इम्प्लीमेंशन कर पाएंगे जब हम उसके विषय में जानेंगे। हमारे कार्यक्रम का मेन मोटिव जो है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें।
सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल हम प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हम अपने आसपास जो भी घरेलू चीज़ें हैं उनको अपनाकर अपनी जीवन शैली को आसान बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं घरेलू नुस्खे। तुलसी है, ये तुलसी के कई प्रकार आते हैं, लेकिन हमारे पास जो तुलसी है बहुत सुगंधित है। ये घर के गमलों में आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसका एसेंस बहुत शानदार है। मूड एनहेंसर होता है। कभी आप इसको ख़ास के कहा भी जाता है कि आप किचन गार्डन में या अपने गमलों में लगाएं, और कभी आपको डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें हो तो आप उसके साथ बैठ लें तो ये मूड एनहेंस करता है। साथ ही तुलसी प्रूवन है एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी को लेके, तो इसलिए इंटरनल यूज़ में खान पान की चीज़ों के अलावा जो इसका तुलसी का इस्तेमाल है, इसकी टी बहुत अच्छा बनता है। लीव्स को आप यहाँ से प्लग करें और इसको अच्छे से धुल लें। धुलना ज़रूरी है इसलिए कि पेड़ पौधों पे भी बहुत सारे कीड़े आजकल लग जाते हैं और पॉल्यूशन इतना है कि इस पे बहुत सारी चीज़ें आके बैठ जाती हैं। जनरली जो एक आदत हो गई कि हम लोग लीव को प्लग करके मुंह में ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। इसको अच्छे से धुल लें किचन में। अब फिर इसका इस्तेमाल नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देखिए कि लोगों को अक्सर जो है ना वो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो जा रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। फिर देखिएगा कि खांसी, इस तरह की चीज़ें, गले में ख़राश और बार बार इन्फेक्शन, नाक का चलना, इस तरह की चीज़ों में इसके टी के तौर पे इस्तेमाल करें। फिर इसके लीव्स को डायरेक्ट चो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अलग कम्बिनेशन में भी इसको, अगर आप धनिया के पत्ते को, इसको पुदीना को आप चाहें तो धनिया के पत्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा पाउडर फॉर्म अगर बनाते हैं सूखा करके, ग्रिंड करके, तो फिर मेथी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मामले में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत शानदार है, ताकि रिकरेंट इन्फेक्शन को रोकता है आपको। दूसरा, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल आपको डाइजेस्टिव है, ये सिक्रीशंस बढ़ाता है आंतों का, मसाले के तौर पे इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। तो आप इसको अच्छे तरीके से उसके पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट नॉर्मल च्यू के साथ साथ करके चबा चबा के खाने के अलावा इसको आप जो है लेमन, जैसे टी बनाते हैं उसमें भी डिप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप सलाड्स बनाते हैं उस पर इसको डेकोर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के तौर पे। और फिर जो सब्जियां बनती हैं या डिफरेंट तरह की अलग अलग के सालन बनते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसके नेचुरल फॉर्म में, जैसे हमारे यहाँ चावल बना हो उस पर इसको इसके छोटे छोटे पत्तों को सुखा के और उसको पाउडर फॉर्म में उसको फ्लरिश करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुलसी का अलग अलग इस्तेमाल है। इसका एक्सट्रैक्ट बनता है, जो हमारे एक दवा बनती है जो अर्केजीब कहते हैं, उसमें इसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल होता है। तो इन्हेलेशन के तौर पे भी सूंघते हैं, जैसे नहीं कभी रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत हो, नाक में के थ्रू हम लोग सूंघ के ब्रेन की, दिमाग की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे धनिया का, जो रेगुलर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो किचन गार्डन है या फिर जो गमला है, उस गमला में भी हम लोग इसको रख के उगा लेते हैं। साथ साथ इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है। तो इसका जो लीफ है, लीफ के साथ साथ इसके सीड्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लीफ जनरली हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सलाद पे, और जो हम लोग खाने की अलग अलग सब्जियां बनाते हैं या गोश्त बनाते हैं, जो भी चीज़ें वेज नॉन वेज, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें खुशबू इसकी बहुत डिस्टिंक्ट होती है, इसलिए थोड़ा सा मूड इन्हेंसर, और साथ में ये चूँकि ये हमारे यहाँ ईरानी में कहते हैं कि हार मिजाज का होता है ये, तो ये सिक्रीशंस बढ़ा देता है आंतों का। तो डाइजेस्टिव है इस सेंस में, इसलिए मसाला के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और साथ साथ इसके पत्तों का लोकल यूज़ बहुत शानदार है। जैसे एलो के बारे में बताया था कि जो चेहरे पे काला धब्बा हो जाता है, मेलोज़मा कैलोज़मा हो जाता है, उसमें इसको पीस करके इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो साथ में मेथी के पाउडर के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो धनिया इस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लोकल और ओरल भी इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बहुत सारी पेट की बीमारियां, जैसे कि फ्लैचुलेंस का हो जाना, गैस बहुत बनता है लोगों को, अनपच हो जाना, इंडाइजेशन होना,
उन सारी चीज़ों में इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीव्स इसकी जैसे सैलड्स पे इस्तेमाल होती हैं, या फिर दूसरे अलग अलग जो व्यंजन बनते हैं उस पे लास्ट में हम लोग इसकी लीव्स को डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरे साथ में जैसे रेगुलर वे में ये खाने के साथ डाल के इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, और ये भी यकीन मानिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने देखा जब से कोविड हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ है तब से हम सभी अपने शरीर का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, और योग ऐसा माध्यम है जिससे हम शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं योग आपके लिए। अभी जो हम 3 आसन के बारे में बताएंगे, जो कि सुबह में आप लोग पानी पीकर सुबह में गुनगुना पानी पिए 1 लीटर। जो नहीं पी सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाकर 1 लीटर तक करें। और सुबह में बिस्तर छोड़ने के पश्चात सबसे पहला काम कि गुनगुना पानी 1 लीटर पिए। उसके पश्चात जो अभी बताने जा रहे हैं यह तीनों अभ्यास को करेंगे, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। यह 3 अभ्यास है। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। तो ताड़ासन के लिए समपादासन में, यानी कि सावधान मुद्रा में खड़ा होते हैं, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, ऊपर सर के ऊपर ले जाते हैं, सर के ऊपर जाकर लॉक करते हैं। अब हाथों को पलटते हैं, हथेलियों को, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं पंजे के बल, दृष्टि सामने। आप जितने अपने शरीर को खींच सकते हैं पूरा शरीर खिंचा हुआ, फिर सांस छोड़ते हुए वापिस इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। तो वापिस आएंगे भी तो हाथ को आपको 10 बार करना है, तो हाथ को ऊपर ही, सर के ऊपर ही रखे रहेंगे और फिर वहीं से उठ जाएंगे। एक बार अगर करना है तो आप हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे, बार बार करना है तो इस अभ्यास को 10 बार कम से कम दोहराएंगे। पूरा सांस लेते हुए खींचेंगे और इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। यह हुआ ताड़ासन। इसके पश्चात करेंगे अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथ ताड़ासन की तरह ही ले जाएंगे, ऊपर की तरफ लॉक करेंगे, सांस लेते हुए खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ आएंगे, झुकेंगे बाएं तरफ, हाथ कान से सटा हुआ ही रहेगा। पुनः सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। ध्यान रहे आप जो झुकेंगे तो वह कमर से ही झुकना चाहिए, साइड बैंड होगा आपका, न कि आप आगे या पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और हाथ कान से सटा हुआ ही हो। यह हुआ तिर्यक ताड़ासन। इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 10-10 बार करेंगे। इसके पश्चात अगला अभ्यास कटी चक्रासन का। हाथ को फैलाएंगे कंधा के बराबर, सांस छोड़ते हुए एक हाथ कंधा पे, दूसरा कमर पे, और दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे, यानी कि बाएं झुकेंगे तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। पुनः सांस लेते हुए बीच में, पुनः सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरे तरफ। इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 10-10 बार करेंगे, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। सुबह में उठकर जो पानी पीते हैं उसे उषापान कहा जाता है, और उषापान के पश्चात ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, यह तीनों अभ्यास आप अगर करते हैं तो आपका पेट लगभग साफ हो जाता है, आप गैस कब्ज से मुक्ति पा लेते हैं। और इस अभ्यास को जरूर आप लोग करके देखें। इसका शॉर्ट नाम है TTK, यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। सबसे पहला काम तो करता है कि जैसे ही आप पानी पिए, पानी पीने के पश्चात तीनों अभ्यास शुरू किए तो आपका जो भी आलस तंद्रा है दूर कर देता है। और आप इसके पश्चात जाइए, फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल आपका पेट साफ हो जाता है ये तीनों अभ्यास पानी पीने के पश्चात करने से। तो अभी आप देख रहे थे योगासन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए हमने मनोरंजन का भी ख्याल रखा है, तो सुनते हैं एक प्यारी सी आवाज़ में लोकगीत।
घेरी घेरी जावे बदराया धी आधी रतिया रामा किया हो रामा रिमिरी झिमिरी रस बरसे सावन भादो अंगन माना घेरी घेरी आवे बदराया धी आधी रतिया रामा घेरी घेरी आवे बदराया धी आधी रतिया रामा किधरे रामा रिमिरी झिमिरी रस बरसे सावन भादो अंगन माना किधरे रामा रिमिरी झिमिरी रस बरसे सावन भादो अंगन माना धरती सवारे आपन सोर हो सिंगरवा रामा धरती सवारे आपन सोर हो सिंगरवा रामा जरे रामा लहरे लहरे लहरावे पवन धानी चुनरियाना कि जरे रामा लहरे लहरे लहरावे पवन धानी चुनरियाना। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।